ये जो बहस छिड़ी है कि जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है इसमें दलित क्रिश्चियंस को, दलित मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए कि आप क्रिश्चियन होने के बाद दलित रहते हैं, मुस्लिम दलित के साथ कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है क्या किसी दलित मुस्लिम, किसी दलित क्रिश्चियन को पानी पीने की वजह से जान से मारा गया है? Yes. क्या उसे किसी खाट पर बैठने की वजह से पीटा गया है? इस तरह के दावे तो हैं कि इस्लाम में और ईसाईयत में अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस होती है। तो अगर होती है उनमें अनटचेबिलिटी, तो उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो उन लोगों ने कहना चाहिए कि हमारे लिए अनटचेबिलिटी के प्रोविजन का कोई कानून बनाओ। ये गारंटी दिया गया कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे घर आइए, चाय पिलाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे, हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी नहीं होती, आप धर्म बदल लीजिए। तो क्या कन्वर्जन जो हो रहा है अभी, उनको छोड़ देना चाहिए कन्वर्जन वाला अभियान? यदि ऐसी स्थिति है तो धर्म आपके साथ धोखा कर रहा है और वो पिछले 200-300 साल से धोखा कर रहा है। और ये जो कन्वर्जन हुआ है दलित्स का इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, वो 300 इयर्स बिफोर हुआ है। तो जब 300 इयर्स बिफोर कन्वर्जन हुआ है, तब तो मुस्लिम इस देश में शासक हुआ करते थे। लेकिन अगर ये लॉजिक मैं दूं कि उस समय नहीं दिया गया, गलती हो गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इससे सहमत नहीं है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि इसमें मुस्लिम्स नहीं होंगे और क्रिश्चियंस नहीं होंगे। मुसलमान हैं या ईसाई हैं या सिख हैं, वो पूना पैक्ट जैसे किसी हिस्टोरिकल एग्रीमेंट के हिस्सेदार क्यों नहीं है? जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे तो दलित मुस्लिम्स या दलित क्रिश्चियंस इनका कोई मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलीजियस न्यूट्रल बोल रहे हैं ये लिस्ट, वो रिलीजियस न्यूट्रल जो है वो लिस्ट है नहीं। रंगनाथ मिश्रा अपनी कमीशन की रिपोर्ट में ये कहते हैं कि ये पहली बार में जो ऑर्डर आया, इसमें सिर्फ हिंदू अनटचेबल्स दलित्स जो थे उन्हीं को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल किया गया। और फिर 1956 में सिखों को लेके आए, जो कि एक आफ्टर थॉट है, वो बाहर की एक चीज़ है। 1950 में जो ऑर्डर आया है उसमें भी और 1936 में जो ऑर्डर आया है प्री इंडिपेंडेंस, उसमें भी सिख लोग थे। रंगनाथ मिश्रा ने ये रिपोर्ट खुद लिखा है। खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरा सवाल है, रंगनाथ मिश्रा अभी जिंदा नहीं है। तो जो दलितों का एंटी कास्ट मूवमेंट है, जो जाति के खिलाफ लड़ाई है, आप देखें, जब इतिहास में देखेंगे तो स्कूल में एडमिशन के लिए दलित आंदोलन कर रहे हैं, कॉलेज में जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मंदिर में जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो इस एंटी कास्ट मूवमेंट में इन जो दलित मुस्लिम हैं, दलित ईसाई हैं, इनकी भागीदारी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उनकी समस्या नहीं है। उनकी समस्या होती तो रास्ते पे आते। तो हमारी एक राजनीति में आप हमारे साथ में नहीं है, हमारे सामाजिक आंदोलन में हमारे साथ में नहीं है, हमारे धार्मिक आंदोलन में भी आप हमारे साथ में नहीं है, हमारे छुआछूत के आंदोलन के खिलाफ जो हमारा आंदोलन है उसमें आप हमारे साथ में नहीं है। आप हमारी लिस्ट में आके करोगे क्या? ना, सही बात है। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट नितिन मेश्राम हैं। और वकील साहब को मैंने आज इस बातचीत के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि इस समय देश में एक बहुत ही अहम मसले पर बहस छिड़ी हुई है। एससी लिस्ट, जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है, उसमें शामिल होने के लिए ईसाई समुदाय के बहुत सारे लोग और मुस्लिम समाज के जो पसमानदा वर्ग के लोग हैं, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस फाइल की गई हैं, जिसमें ये मांग की गई है कि जो दलित मुस्लिम्स हैं या दलित क्रिश्चियंस हैं, उनको भी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए और उनको भी दलितों की तरह ही तमाम तरीके की सुविधाएं और आरक्षण मिलना चाहिए। ये बहस कई मायनों में अहम हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है और जो दलितों को मिलने वाला आरक्षण है, उस पर क्या असर पड़ेगा और क्या दलितों की जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव आ जाएगा। सवाल ये भी अहम हो जाता है कि क्या जो क्रिश्चियन दलित्स हैं या मुस्लिम दलित्स अपने आप को बता रहे हैं, क्या वो वाकई हकदार हैं कि उन्हें शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए? हम इन सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही हम संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब देश के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता बैठकर चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश के संविधान में क्या प्रावधान होने चाहिए, किसको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, तब इस मुस्लिम आरक्षण को लेकर या क्रिश्चियन आरक्षण को लेकर
क्या बहस हुई थी, क्या उस समय की डिबेट्स थी, किन लोगों ने क्या दलीलें दी थी, इन सब का हम विस्तार से इस आने वाले वीडियो में आपको जवाब देंगे। इसलिए आपसे अपील है कि वीडियो को पूरा देखें, ये बेहद अहम हो जाता है। तो मैं स्वागत करता हूं एडवोकेट नितिन मेश्राम, द न्यूज़ वीक पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये जो बहस छिड़ी है कि जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है इसमें दलित क्रिश्चियंस को, दलित मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो आप जानते हैं कि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रही है, उस पर बहस हो रही है। तब ये जो बहस को आपने सुना, आपने जाना, तो आप क्या इसके समर्थन में हैं, इसके खिलाफ हैं? आपका पहला ओपिनियन क्या है इस पर? मेरे सहमत होने ना होने से कुछ देश में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इससे सहमत नहीं है। जो देश की संविधान सभा है, जिसने 1947 से 1950 तक जो संविधान बनाए हैं, वो संविधान सभा इससे सहमत नहीं है। और उन्होंने जो है सहमति नहीं होने की वजह से दलित क्रिश्चियंस को और दलित मुस्लिम्स को, जो एक्चुअली लोग कहते हैं कि दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स, इसलिए मैं ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने जब फाइनल आया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, तो उन्होंने उसको नहीं दिया है। इसीलिए जो है मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जा रहा हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है, इसीलिए फिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस तर्क के आधार पे तो ये कहा जाता है ना कि भाई जो हमारा संविधान है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें समय के हिसाब से बदलाव हो जाते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बदलाव कर सकते हैं। तो उस समय नहीं दिया गया, हालांकि उसकी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो अब बातचीत के दौरान हम आगे लेके आएंगे। लेकिन अगर ये लॉजिक मैं दूं कि उस समय नहीं दिया गया, गलती हो गई, अब सुधार लीजिए, क्योंकि 75 साल में दलितों की, जो मुस्लिम दलित हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या मुस्लिम क्रिश्चियंस हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई है। तो इरिस्पेक्टिव ऑलरेडी इरिस्पेक्टिव ये जो डिबेट चल रही है, मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एंड दलित क्रिश्चियंस, इनकी हालत ख़राब है कि नहीं है, उसके ऊपर हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। इरिस्पेक्टिव जो मतलब बहस चल रही है, वो एंटाइटल्ड है कि नहीं, उसको हमने देखना चाहिए। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेटल किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ऑलरेडी इस तरह के राइट्स दिए हैं, राइट टू प्रोफेस रिलीजन दिया है, ठीक है, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन दिया है, इक्वालिटी दिया है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सारे अधिकार दिए हैं जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि इसमें मुस्लिम्स नहीं होंगे और क्रिश्चियंस नहीं होंगे। बट क्रिश्चियंस का तो वे बैक है, और मुस्लिम्स का भी तो उससे भी पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का भी है। जब 1936 में, अप्रैल 1936 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने, पहले वो पार्लियामेंट में लेट डाउन हुआ था, बाद में जो है उसको असेंट के तौर पर किंग ने अप्रूव किया था। किंग जॉर्ज V थे, उन्होंने जो है अप्रैल 1936 में जब शेड्यूल कास्ट का नोटिफिकेशन लाया, ऑर्डर, उस ऑर्डर में ही लिखा है कि क्रिश्चियंस को नहीं देगी। लेकिन यहाँ मैं जस्ट एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, कई ऐसी फेक न्यूज़ हैं इस बारे में जो अलग अलग दावे करती है। एक ऐसा ही दावा इसी के बारे में है। मुस्लिम संगठन भी, मुस्लिम स्कॉलर्स भी, क्रिश्चियन संगठन और स्कॉलर्स भी, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको मिलेगा, वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल मुस्लिम्स और जो क्रिश्चियंस थे, दे वर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन शेड्यूल कास्ट लिस्ट विच वाज इन 1936, और उसके बाद ये जानबूझ के जब संविधान सभा बन रही थी तो इनको बाहर कर दिया। ये मैं इसकी सच्चाई जानता हूँ, लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं जिस बारे में आप बात कर रहे हैं। 1936 में जो ऑर्डर आया, बेसिकली वो ऑर्डर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से आया। जो हमारा आंदोलन है, दलित आंदोलन या बहुजन आंदोलन, उसके संघर्ष की वजह से आया। और वो संघर्ष बेसिकली अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। तो बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूरे दलितों के प्रतिनिधि थे। दलितों के प्रतिनिधि होने की वजह से उन्होंने जो है दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड किया था। पहला तो उन्होंने कहा था कि अनटचेबिलिटी का खात्मा होना चाहिए, तो पूरी तरह से उसके ऊपर बैन होना चाहिए अनटचेबिलिटी को। तो अनटचेबिलिटी का बैन के दरमियान बाबा साहब अम्बेडकर का और लॉर्ड चांसलर का वहाँ बातचीत हुआ है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिबेट से पब्लिश्ड, उसमें आया है कि वो कह रहे थे कि हम कास्ट सिस्टम को ही हटा देते हैं तो अनटचेबिलिटी चले जाएगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इन एडिशन आपको अनटचेबिलिटी खत्म करनी होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अनटचेबिलिटी को खत्म करके 1936 में ही लेके आ गए।
मतलब इनफैक्ट 1932 का ये डेवलपमेंट है। तो 1932 का डेवलपमेंट ये है कि अनटचेबिलिटी वहाँ एग्रीड हो गया है कि वो ख़त्म कर लेंगे। उसी दरमियान बाबा साहब अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट का सबसे पहले नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर का राइट फ्रॉम दी महाराष्ट्र प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बाबा साहब मेंबर थे। तो वहाँ से उन लोग वो कह रहे थे कि हमें एडल्ट सफरेज चाहिए, जो आर्टिकल 326 में अभी है, वो हमें एडल्ट सफरेज मतलब सबको मतदान का अधिकार चाहिए। तो ब्रिटिश उस समय रेडी नहीं थे सबको मतदान का अधिकार देने के लिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि फिर आप हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर तो मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट था, उसका विरोध उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में ही कर चुके थे प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में। उन्होंने कहा कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो डिमांड था वो सेपरेट इलेक्टोरेट का एक्सेप्ट हो गया। और जब सेपरेट इलेक्टोरेट का दैट इज फॉर द दलित्स, दैट्स फॉर द दलित। और उससे पहले मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, पारसीज को, इनको ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट सिखों को मिल चुका था, वो ऑलरेडी अवेलेबल था और जिसका खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर स्टैंड ले चुके थे। लेकिन हमें एडल्ट सफरेज नहीं मिला था पूरे देश भर में, इसलिए उन्होंने कहा कि फिर आप हमको दे दो। यहाँ एक पॉइंट बहुत ज़रूरी आता है वकील साहब की ये समझने वाली बात है कि शेड्यूल्ड कास्ट को जो कम्युनल अवार्ड मिला है, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो रिजर्वेशन मिला है, वो सबसे लेट मिला है, सबसे लेट लास्ट में मिला है। उससे पहले बाकी कम्युनिटीज जो माइनॉरिटीज थी उनको मिल चुका था। तो ये बाबा साहब ने तो बोला था कि हमको नहीं मिलना। उसके बाद जब मिला कम्युनल अवार्ड के लिए उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया। फिर पूना पैक्ट नहीं, इनफैक्ट आप ये देखेंगे थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब सेपरेट इलेक्टोरेट का आर्गुमेंट कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो आप देखेंगे कि गांधी का विरोध था। और गांधी ने क्या विरोध किया था कि इससे हिंदू सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। वो कहते थे कि यहाँ के जो अनटचेबल्स है दे आर दी इनहेरेंट पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, और उसके वजह से आप यदि सेपरेट इलेक्टोरेट ले लेंगे तो आप जो है हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करेंगे। इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन किया पूना पैक्ट। फिर वो जब दे दिया गया तो देने के बाद जो है अगस्त महीने में तो फिर 3 दिन का अनशन किया गांधी ने। इट वाज नॉट, मतलब जो लोग समझते हैं कि बहुत लंबा अनशन हुआ था, वो ऐसे कुछ नहीं है। मरने का कोई इश्यू जो मतलब मर जाएगा तुरंत, ऐसा नहीं है। वो 3 दिन का मतलब 20th को जो है उन्होंने डिक्लेरेशन किया था, और 21st, 22nd, 23rd को और 24th को तो आपका जो ये है हो गया था। ठीक है, तो 3 दिन का अनशन है। तो आप देखेंगे कि उनका मेन आर्गुमेंट था कि हिंदू सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। फिर जो पूना पैक्ट हुआ तो पूना पैक्ट में उन्होंने कहा कि आपको हम जॉइंट इलेक्टोरेट देते हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट। तो जॉइंट इलेक्टोरेट हमको मिला। तो उसमें ये सारा जब हो रहा था तो मुस्लिम दलित नाम की कोई चीज उस समय नहीं थी। क्रिश्चियन दलित नाम की तो एग्जैक्टली वो तो लीगली बैन थी, लीगली बैन थी उस चीज को। मतलब किंग ने ही कहा था कि ये चीज नहीं है। ये शेड्यूल कास्ट में हो ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली 36 में किया ही फिर उसके बाद। एब्सोल्युटली, तो किंग ने ही बोल दिया था। किंग जो है क्रिश्चियनिटी का हेड है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। यूरोप में क्रिश्चियनिटी का हेड किंग है। तो किंग ने कहा था कि यहाँ क्रिश्चियंस को एंट्री नहीं होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे तो दलित मुस्लिम्स या दलित क्रिश्चियंस इनका कोई मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये जब मिला है, पर्टिकुलरली आप आर्टिकल 332 के जो प्रोविजंस देख रहे हैं, वो बेसिकली दलितों के मिले हुए अधिकार है। दलितों को जो मुस्लिम्स भी नहीं है और जो क्रिश्चियंस भी नहीं है, लेकिन हिंदू उनको हिंदू समझते हैं। यहाँ कुछ ज़रूरी पॉइंट्स और हैं वकील साहब कि जब गांधी डिबेट की आप बात कर रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में और बाबा साहेब अपनी बात रख रहे हैं, तो जो कोर आर्ग्यूमेंट है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है, वो है अनटचेबिलिटी कि अनटचेबिलिटी हिंदू रिलीजन में प्रैक्टिस होती है और एक वर्ग इनमें ऐसा है जिनको ये अनटचेबल, अछूत कहते हैं और उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है। अब यहाँ अगर हम बाबा साहेब की जर्नी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो थ्रू आउट अनटचेबिलिटी के बेसिस पे लड़ रहे हैं अधिकारों के लिए। पूना पैक्ट जब हो रहा है उस समय जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या सिख हैं, वो पूना पैक्ट जैसे किसी हिस्टोरिकल एग्रीमेंट के
हिस्सेदार क्यों नहीं है? वो क्यों, अगर उनको लग रहा था कि उनके यहाँ पे अनटचेबिलिटी है, तो वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ कोई आंदोलन क्यों नहीं कर रहे थे, कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे थे? थोड़ा स्कोप एनलार्ज करते हैं इसका। यदि सपोज मान लेते हैं कि 32 में ये पैक्ट हुआ है गांधी और बाबा साहब के बीच में, तो क्या ए पैक्ट में जब दलितों को आरक्षण का प्रावधान था, तो क्या वो प्रावधान मुस्लिम्स दलित को था? क्या वो प्रावधान क्रिश्चियंस दलित को था? तो जब दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को यदि कॉन्स्टिट्यूशन ने आउट किया है या फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 1950 ने आउट किया है, तो क्या वो 1932 के बाद में जो देश भर में चुनाव हुए, क्या उसमें मुस्लिम्स लोग रिजर्व सीट से चुनाव लड़े हैं? 1932 के बाद में देश भर में बहुत चुनाव हुए, प्रोविंशियल हुए और सेंट्रल लेजिस्लेचर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट के लिए आरक्षित सीट से नहीं लड़े, लेकिन उनको जो कम्युनल अवार्ड पहले से मिला हुआ था ऑब्वियसली, बट इस सीटों से नहीं लड़े, इन सीटों से नहीं लड़े हैं क्योंकि इन सीटों के ऊपर उनका क्लेम ही नहीं है और वो कंसिडरेशन में ही नहीं है। हाँ, वो कंसिडरेशन में नहीं है। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनका ये भी क्लेम है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कि बेसिकली अगर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो हैं, सिख जो हैं, वो पूना पैक्ट जैसे किसी हिस्टोरिकल एग्रीमेंट का हिस्सा बनते, तो जो उनको सीटें मिली हुई थी उनमें से कुछ कटौती करनी पड़ती, कुछ सीटें छोड़ के शेड्यूल कास्ट में जो जातियां शामिल होती उनके लिए छोड़ना पड़ा। उनको छोड़ते तभी वो उनको हिस्सा मिल पाता। तो उनका ये कहना है कि क्रिश्चियंस ने, सिख्स ने या मुस्लिम्स ने अपनी सीटों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वो इसलिए शामिल भी नहीं हुए कि हमको कहीं ये देना ना पड़े इनको। ये भी एक हो सकता है, बट मुझे लगता है कि सपोज वो यदि अपना क्लेम गिव अप कर भी देते, तो क्या ब्रिटिश एंड कांग्रेस उसको एक्सेप्ट कर लेती? क्या कांग्रेस दलित क्रिश्चियंस को या दलित मुस्लिम्स को अनटचेबिलिटी की धारा में देख सकती? और ये जो कन्वर्जन हुआ है दलित्स का इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, वो 300 ईयर्स बिफोर हुआ है, वो रिसेंट नहीं है। 300 ईयर्स बिफोर का कन्वर्जन है। तो जब 300 ईयर्स बिफोर कन्वर्जन हुआ है, तब तो मुस्लिम इस देश में शासक हुआ करते थे। दे वर रूलिंग। जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ उनका रूल था। देश भर में अफगानिस्तान तक उनका रूल था। ठीक है। और इस पीरियड में वो जो है वहाँ उनको बेटर ट्रीटमेंट मिल सकता है, उनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, इस गारंटी के आधार पर उधर गए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हरीश साल्वे की जो फैमिली है, देश के लीडिंग लॉयर है, सॉलिसिटर जनरल रहे, उनकी फैमिली जो है 300 साल पहले क्रिश्चियंस बने हुए हैं। जब ब्रिटिश अर्ली एज में आए, अर्ली एज में वो जो है क्रिश्चियंस बने। तो यू वोंट बिलीव कि ये जो माइनॉरिटी सब कमेटी है, माइनॉरिटी सब कमेटी में उनके जो ग्रैंडफादर है हरीश साल्वे के, वो क्रिश्चियन मेंबर थे, क्रिश्चियन मेंबर है, पीके साल्वे। और ही वॉज नॉट ए दलित देयर, ही वॉज ए क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जितने भी क्रिश्चियंस वहाँ पे थे, उनको आइदर वो कांग्रेस की तरफ से चुनकर गए होंगे या फिर उनको नॉमिनेट किया गया था, पीके साल्वे को नॉमिनेट किया गया था। तो ये जो लोग अभी क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने 1950s 1932 या उसके दरमियान कि भी किसी तरह का कोई क्लेम नहीं किया है कि हम लोगों को ये आरक्षण चाहिए। अब जब देश में सेटलमेंट हो रहा था, तब उनका कोई क्लेम नहीं था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें यह है कि जब आपका क्लेम नहीं था, दैट इज डिफरेंट पार्ट। आपने क्लेम नहीं किया, ओके ठीक है, नहीं किया, क्या आप उसके कंसिडरेशन में थे? आप उस कंसिडरेशन जोन में भी नहीं थे। तो आपने क्लेम नहीं किया, वो आपका मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप कंसिडरेशन जोन में भी नहीं थे। और उसकी वजह से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जब सेटल हुआ, उसका आपको नहीं मिला। और नहीं मिला क्या, आपको बहुत सारी चीजें मिली हुई। मुस्लिम्स को पूरा एक देश मिला हुआ है। जो लोग इस देश में, उनका तो मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा आंदोलन क्या था? अलग देश का था। 1932 के बाद उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि हमें जो है एक अलग देश होना चाहिए। तो बांग्लादेश उनको मिल गया है, पाकिस्तान उनको मिला है। तो देश का सबसे बड़ा भूभाग जो है आज, जो मतलब 2 कंट्रीज जो है उनको दी गई है। तो इसीलिए जो है उनका मेन आंदोलन जो है उधर था। यहाँ उन्होंने जो माइनॉरिटी राइट्स सेटल किया है, माइनॉरिटी राइट्स में आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सब कुछ मिला हो, सबको ही है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम्स को ही है नहीं।
देश में जितने भी लोग हैं उनको राइट टू प्रोफेस रिलीजन है. राइट टू प्रोफेस दैट इज आल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, बट राइट टू प्रोफेस रिलीजन इस देश में सबको है. वो कि किसी एक धर्म या किसी एक जाति या किसी एक माइनॉरिटी के लिए नहीं है. दैट्स अ जनरल गारंटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीवन. ये जो आप बोल रहे हैं आर्टिकल 25 में जो हमको 25 से 30 में जो हमको आस्था का, धर्म पालन करने का, अपनी मर्जी का मजहब चुनने का या उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का ये अधिकार मिले हैं. अब ये अधिकार क्यों मिले हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि ये मिले क्यों हैं आपको. अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को देखेंगे तो डिबेट्स में इस बात की जिक्र है कि जो मुस्लिम्स उस समय के रिप्रेजेंटेटिव थे या सिख रिप्रेजेंटेटिव थे और जो क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने वॉलंटरी अपने रिजर्वेशन को गिव अप किया था. अब यहाँ मतलब इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो मैं दर्शकों को समझाना चाहूँ कि दरअसल सिखों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को पहले से अलग चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला हुआ था. वो आरक्षण उनको मिला हुआ था, लेकिन जब संविधान सभा बन रही थी उसमें उन्होंने वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से गिव अप किया था. लेकिन ये सर इस बात पे झूठ फैलाया जाता है. मैंने कई आर्गुमेंट देखे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि इनको पहले मिला हुआ था लेकिन जानबूझ के धोखे से इनसे छीन लिया, इनको दिया नहीं गया. जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट्स हम देखते हैं तो इन्होंने गिव अप किया था. इस पे आपका क्या कहना है? ये लोग एक बड़े पैमाने पर एक नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं कि इंडिया को हिंदुआइज्ड करने के एक एजेंडे से उनको वहाँ से एक्सक्लूड किया गया. एक्चुअली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया को हिंदुआइज करने का कोई प्लान ही नहीं था. अदरवाइज इंडिया को हिंदुआइज करने का प्लान होता तो आर्टिकल 25 नहीं होता, आर्टिकल 29-30 नहीं होता, आपको जो है आर्टिकल 14 नहीं होता, आर्टिकल 15 नहीं होता कि रिलीजन के आधार पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. 15 है. तो इस तरह के कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते. सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि जब उन्होंने, पटेल ने स्टेटमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि ये कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कम्युनिटी के, जैसे पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे देमसेल्व्स हैव एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस कि वो छोड़ देना चाहते हैं. इस तरह के कोई अधिकार उनको नहीं चाहिए. एंड दे विल फॉर्म ए बेटर इंडिया, जो बड़ा एक मतलब एक मुख्य धारा का चीज होगा उसमें वो शामिल होना चाहते हैं. बट इसकी एवज में आप अगर थोड़ा और ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स वर आस्किंग फॉर देयर पर्सनल लॉज. वो अलग से अपने धर्म को मानने, अपने प्रैक्टिसेस को मानने और इस तरह की तमाम वो प्रैक्टिसेस करने की बार्गेनिंग कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हम ये गिव अप कर रहे हैं, इसके बदले में हमको ये सब दीजिए. वो दलित मुस्लिम्स या क्रिश्चियन मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन नहीं. एक्चुअली हम देखेंगे कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिबेट हो रहा है. वो सही है गलत है आज चर्चा का विषय नहीं है. यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है आर्टिकल 44 में, और वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं है या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में नहीं है जिसको डायरेक्टली एक्टिवेट किया जा सकता है. राइट. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने की वजह से क्या है कि व्हेन यू हैव ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आपके पास जो है अपने लॉज है. तो आपके पास अपने लॉज है जिसके क्या है कि आपका मैरिज का लॉ है, आपका अडॉप्शन का लॉ है, इनहेरिटेंस का लॉ है. ठीक है. इस तरह के आपके लॉज है. वो लॉज से आप अपना रिलीजन का जो एक आइडिया है उसको आप रेगुलेट कर रहे हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके ऊपर थोपा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लाया है. ठीक है. तो उतना आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया है. तो यदि ये निगोसिएशन का पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कि उनको ये सेपरेट लॉज देना है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद स्टेटमेंट किया, लंबा भाषण किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कई जगह पे तो मुस्लिम्स जो है शरिया लॉ से गवर्न ही नहीं कर रहे थे. 1950 तक कई जगह पे, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पंजाब की साइड में, वहाँ तो हिंदू लॉ से गवर्न कर रहे थे. मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो तो हिंदू लॉ से गवर्न कर रहे थे, शरिया लॉ से गवर्न नहीं कर रहे थे. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि यस, यदि आपको पर्सनल लॉस है तो पर्सनल लॉस को प्रोटेक्ट किया जाएगा. बट यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि एक्टिवेट होता है तो पर्सनल लॉस विल हैव नो वैलिडिटी. ठीक है. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि ये बार्गेनिंग हम लोग उधर से नहीं देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो अपने लिए किस तरह का बार्गेन कर रहे थे.
तो क्योंकि बार्गेनिंग में दलित क्रिश्चियंस का कोई आइडिया नहीं है, उसमें आइडिया नहीं है। वो जैसे यहाँ पे सिखों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिखों का जिक्र इम्पॉर्टेंट है। सिख समुदाय के लोग हैं, आप देखेंगे तो मेरे पास डिटेल हैं। 14 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा के 2 सदस्य हैं, सरदार भूपेंद्र सिंह मान और सरदार हुकुम सिंह। ये जो दलित कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि जो सिखों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके कम्युनिटीज़ के जो लोग थे, वो संविधान सभा के सामने ये कह रहे थे कि हम अपना जो कम्युनल अवार्ड हमको मिला है, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है, हम उसको गिव अप कर देंगे, हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें ये चाहिए कि जो सिख समाज में जो मजहबी सिख हैं, जो रामदासिया सिख हैं, सिखलीगर हैं, या जो कबीरपंथी हैं, बाजीगर कम्युनिटी के लोग हैं, इनको आप शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल कीजिए। आप करोगे तभी हम ये छोड़ेंगे। तो बार्गेनिंग सिखों ने की है दलित सिखों के लिए, उसके मुकाबले में क्रिश्चियन और मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें आप ये भी देखेंगे कि 1936 में जो शेड्यूल आया, मतलब ऑर्डर आया है जो यूके पार्लियामेंट से आया हुआ है, और 1935 एक्ट के अंडर में आर्टिकल आई थिंक 310 या 309 है, उसके तहत वो ऑर्डर आया है और किंग उसको पास कर रहे। अब देखेंगे कि उसमें भी रामदासिया कम्युनिटी है। अब रामदासिया जो है वहाँ शेड्यूल कास्ट है, चमार है। सेकेंडली मोस्ट ऑफ द रामदासिया सिख्स है, तो उसमें सिख्स का जो है एक्सक्लूजन नहीं है। रामदासिया कम्युनिटी इनफैक्ट कम्प्लीटली सिख है। तो इस सिख कम्युनिटी को भी उन्होंने, रामदासिया कम्युनिटी 1936 में इंक्लूड है, सिख्स कम्युनिटी। तो इसीलिए जब आप कह रहे हैं कि सिल्कीगर हो सकता है, सिकलीगर, कबीरपंथी और मजहबी, ये 3 कम्युनिटीज वहाँ नहीं है 1936 में, वो 1950 में ऐड हो चुकी है। तो इसको लेकर हो सकता है कि ये 3 कम्युनिटीज को उन्होंने बार्गेन किया होगा कि इन कम्युनिटीज को हमें दीजिए, शामिल कीजिए। बट द ओवरऑल आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू अबॉलिश द सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि वो चाहते थे कि इस देश में जो है एक इस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम बने जहाँ एडल्ट फ्रेंचाइज रोल प्ले करे, नॉट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो इन लोगों ने ये, क्योंकि पटेल वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमैट, उन्होंने क्या है कि कई सारे छोटे छोटे राज्यों को जोड़ दिया था, इंडिया में अनेक्स कर दिया था, इवन हैदराबाद को अनेक्स किया था। तो होल आइडिया इज टू फॉर्म ए रिपब्लिक ऑफ द पीपल, और जो ब्रिटिश पीरियड में जो सेटल हुए राइट्स है, पर्टिकुलरली सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर, उसको अबॉलिश कर देना है। तो जब पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जब बन गया, तो इंडियन मुस्लिम्स जो यहाँ मतलब 14-15% इंडियन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इवन इफ दे हैव ए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, तो उनका जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स पर वो जाएंगे, और उसके वजह से पावर शेयरिंग वो नहीं कर पाएंगे बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो वो आइडिया में भी नहीं था एक्चुअली। जब इस देश में पाकिस्तान, यूनाइटेड पाकिस्तान जो साथ में था, मतलब यूनाइटेड इंडिया में था, तो उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू वो बहुत बड़ा पावर बनते थे। जब वो उधर चले गए तो सेपरेट इलेक्टोरेट का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं था, ठीक है। और इंडियन रिपब्लिक जब इस्टेब्लिश हो रहा था तो सेपरेट इलेक्टोरेट की आइडिया ही नहीं थी। वो आइडिया सिर्फ इसलिए थी, वो गांधी और अंबेडकर के बीच में पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट को उन्होंने सिर्फ कंटिन्यू किया है, अदरवाइज किसी तरह का किसी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं किया है, कंटिन्यू नहीं किया। और ये डिसीजन कंटिन्यू करने का जो डिसीजन है वो माइनॉरिटी सब कमेटी ने डिसाइड किया है। तो माइनॉरिटी सब कमेटी ने जो डिसाइड किया है कि ये हम दलित्स का और इसका कंटिन्यू करेंगे, एंड दैट इज ओनली फॉर सम पीरियड, दैट इज फॉर सम पीरियड उन्होंने की, वो भी सम पीरियड के लिए किया है, मतलब दैट इज नॉट फॉर परमानेंट चेंज। तो वो एक टेम्पररी फेज के तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि वो आइडिया उनका वहाँ से नहीं है डिराइव कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि वहाँ हिंदुआइजेशन हो रहा है पूरी तरह से, हम लोग 36 के बाद में थे और 36 के बाद में हमको एक्सक्लूड कर दिया गया, that's not a reality. That's not a reality. That's a fake news. Yeah, that's a fake news. Completely fake news. मतलब I think it's a propaganda. It's a fake propaganda. शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में मुसलमान या ईसाई कभी सदस्य नहीं रहे, तो ये एक झूठ है जो फैलाया जा रहा है। वकील साहब, बहुत इंटरेस्टिंग आप पॉइंट्स बता रहे हैं। मैं अगर इसको इस बात से जोड़ूं
कि ये जो सिख अपने कम्युनिटी के लिए जब रिजर्वेशन मांग रहे हैं कि आप हमारी जो कम्युनिटी हैं इनको भी शामिल कीजिए शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में, तो यहाँ कई बार जिक्र आता है संविधान सभा में जब वो बात करते हैं, ये लोग सरदार मान सिंह जो है, हुकुम सिंह जो है, ये बताते हैं, तो ये इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे यानी सिख रिलीजन में कन्वर्जन के बाद भी भेदभाव और जातिवाद बरकरार रहा है और इन कम्युनिटीज़ को हम जो इसका इलाज है वो नहीं दे पाए, इनके साथ अभी भी भेदभाव होता है, इसलिए इनको रिजर्वेशन और इनका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके मुकाबले जब हम देखते हैं ईसाइयों को, मुसलमानों को, उन्होंने कहीं पे ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारी कम्युनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि पटेल ने ये कहा है, वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये कहा है कि हम इनकी डिमांड, सिखों की डिमांड इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि दे आर द रिसेंट कन्वर्ट्स। बहुत रिसेंटली जो है ये जो मतलब शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है बहुत रिसेंटली वहाँ कन्वर्ट हुई है और उसके साथ में उनके साथ भेदभाव कंटिन्यू हुआ है और वो तो भेदभाव आज भी देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 2006 का एक कटिंग है न्यूज़पेपर का जहाँ गुरुद्वारा में एंट्री नहीं हो रही है दलितों, आज भी नहीं करने देते गुरुद्वारा, आज भी गुरुद्वारा और ये जब उन्होंने फोर्स किया तो आसपास की लैंड जो है उसके ऊपर पाबंदी कर दिया और पाबंदी करने की वजह से जो है ये लोग मतलब खेतों पे नहीं जा सकते और पूरा मतलब एक जेल टाइप कर दिया। अभी भी है, किसान आंदोलन में हमने देखा क्या हुआ दलित व्यक्ति के साथ में। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि आप क्रिश्चियन होने के बाद दलित रहते हैं, क्या आप दलित रह जाते हैं? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं, ईसाई बनने के बाद, मुसलमान बनने के बाद क्या आप दलित रह जाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप 300 ईयर्स बिफोर, 200 ईयर्स बिफोर, इवन बिफोर 100 ईयर्स, अभी जैसे उमेद मानवटकर में हमारा दोस्त है, उसका कहना है कि हम बुद्धिस्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि बाबा साहब के 100-150 साल पहले हम क्रिश्चियन हो गए थे। बाबा साहब ने 1956 में किया, ही वाज अ लेट, हम लोग तो पहले कर दिया। अभी ओबेद को तो खुद को जरूरत नहीं है, लेकिन कंसीडर कीजिए कि ओबेद एक एग्जाम्पल है। क्या ओबेद दलित का क्लेम कर सकता है? वो देश में आप देखिए क्रिश्चियंस के पास सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सोसाइटीज है, जो दलितों के पास अपनी एजुकेशन सोसाइटीज नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। देश में जो है मतलब आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका अपना स्टीफेंस कॉलेज है, अहमदाबाद में जो है सेंट जेवियर्स है, बॉम्बे में जेवियर्स है, ठीक है, और CMC नाम का वेलोर में बड़ा कॉलेज है, और दिल्ली में जो है जो चीफ जस्टिस आप देखेंगे, पिछले 2 चीफ जस्टिस इंडिया के पिछले 5 सालों में दोनों दो पर्टिकुलरली चंद्रचूड़ और गोगोई ये स्टीफन से पढ़े हुए हैं, स्टीफन से पढ़े हुए हैं। और चंद्रचूड़ के बारे में मैं बताऊंगा तो वो कोलंबस से अपना डिप्लोमा किया है, 12th का कोलंबस से किया है। तो इतने लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिश्चियंस के पास है, लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और फिनेंशियली वेल ऑफ है, और उनका प्रॉमिस क्या है? जो लोग कन्वर्जन कर रहे हैं उनका प्रॉमिस क्या है? हम आपको दुखों से मुक्ति करेंगे, आपके हमारे धर्म में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, हम साथ बैठकर खाना खाते हैं, साथ बैठकर हम प्रेयर करते हैं, चर्च में कोई भी फादर बन सकता है। और मैं आपको बताऊं कई सारे फादर्स जो है दलित हैं, इवन आप कार्डिनल देखेंगे, अभी कार्डिनल इज दी जस्ट बिलो दी पोप, वो दलित व्यक्ति को बनाया गया। आंध्र प्रदेश के एक दलित को कार्डिनल बनाया है वेटिकन में, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आज कोई दलित जो मतलब जिस दलित को हिंदू समझते हैं वो हिंदू है या नहीं है एक अलग डिबेट है, लेकिन हिंदू अपर कास्ट जिस दलित को हिंदू समझते हैं उसको शंकराचार्य बना सकते हैं, बना रहे शंकराचार्य, नहीं बना रहे, उसको मंदिर में आने दे रहे, नहीं आने दे रहे, कानून होने के बाद मंदिर में नहीं आने दे रहे। यहाँ पिछली बार जो प्रेसिडेंट थे कोविंद, उनको पूरी के टेंपल में धक्का मुक्की किया गया था, प्रेसिडेंट ने धक्का मुक्की किया। अभी आदिवासी राष्ट्रपति को दिल्ली के मंदिर में नहीं जाने दिया, वो बाहर से ही पूजा पाठ करा दिया। वो एक बड़ा डिबेट है, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी अभी भी फेस कर रहे हैं एब्सोल्युटली, और उसी के लिए जो है अनटचेबिलिटी के प्रोविजंस हैं। तो जो एट्रोसिटी एक्ट है वो अनटचेबिलिटी का प्रोविजन उसी के लिए है कि इन लोगों को टेंपल में एंट्री नहीं, जैसे आप आर्टिकल 15 में देखेंगे कि वहाँ आपको बाथिंग घाट्स में कपड़े नहीं धोने देते हैं, आपको टेंपल्स में एंट्री नहीं करने देते, आपको किसी बड़े
होटल्स में आने नहीं देते, रेस्टोरेंट्स में बैठने नहीं देते। और आपको 3-4 दिन पहले किसी ने वीडियो ट्विटर पर लिखा था कि उसको जो है दिल्ली में दलित होने की वजह से घर नहीं मिल रहा है। मुझे भी नहीं मिला था नोएडा में। दलित होने की। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली में आया था पहली बार तो न्यू राजेंद्र नगर में मुझे घर देखने जाना था। न्यू राजेंद्र नगर में उस समय घर के किराए भी बहुत थे, 45,000 50,000 इस टाइप का किराया होता था। ऐसे घरों में मुझे जब वो ब्रोकर ले गया तो पहले ही बताता था, अरे ये तो अंबेडकर को मानने वाले हैं सर। वो ओनर को पहले ही ये बताता था कि सर ये अंबेडकर वाले हैं, मतलब दलित, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसलिए बताया ना, क्यों बताएगा? हाँ, अंबेडकर वाले हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत रीट लार्ज है दलितों के साथ में। अब मुझे बताओ, कोई हिंदू किसी दलित के साथ, मुस्लिम दलित के साथ कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है क्या? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या किसी दलित मुस्लिम किसी दलित क्रिश्चियन को पानी पीने की वजह से जान से मारा गया है? क्या उसे किसी खाट पर बैठने की वजह से पीटा गया है? क्या उसे किसी रास्ते पर चलने की वजह से मारपीट उसके साथ हुई है? क्या उसको मोबाइल में रिंगटोन लगाने की वजह से मारा गया है? तो ये सवाल उठ खड़े होते हैं कि क्या उस तरह की एट्रोसिटी आपके साथ हो रही है कि मटकी को आपने छू लिया तो हमारे बच्चे को कैसे पीट कर मार दिया गया? ये एट्रोसिटीज आपके साथ हो रही हैं नहीं। लेकिन यहाँ सर एक दावा तो बनता है। कई ऐसी टेस्टमनीज हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी। कई इस तरह के बयान हैं, दावे हैं, रिसर्च हैं जो पसमानदा मुसलमानों में और जो ये दलित ईसाई अपने आप को कह रहे हैं, अनटचेबिलिटी का वो दावा करते हैं। और उनका कहना है कि हमारे साथ अनटचेबिलिटी हुई है, कई मस्जिदों में हमको नहीं जाने दिया जाता, या हमारे साथ शादी ब्याह नहीं होती, हमारे साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं होता, हमारे साथ बैठ के खाते नहीं हैं। कई क्रिश्चियनिटी की जो चर्च हैं उसमें एंट्रीज़ नहीं होती हैं, अलग बनाए हुए हैं, कब्रिस्तान भी अलग अलग बनाए हुए हैं। इस तरह के दावे तो हैं कि इस्लाम में और ईसाइयत में अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस होती है। तो अगर होती है उनमें अनटचेबिलिटी, तो उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? एब्सोल्युटली। यदि उनके साथ अनटचेबिलिटी हो रही है तो उन लोगों ने कहना चाहिए कि हमारे लिए अनटचेबिलिटी के प्रोविजन का कोई कानून बनाओ। पार्लियामेंट देश का जो है अनटचेबिलिटी का कोई कानून बनाएगा कि इन लोगों के साथ अभी अनटचेबिलिटी के जो प्रोविजंस हैं वो एट्रोसिटी एक्ट है। बट आर्टिकल 17 को आप देखेंगे वो तो किसी धर्म के लिए नहीं है ना। इवन सिविल लिबर्टी राइट्स जो है वो तो हमारे पास अभी आप सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, सबरीमाला चंद्रचूड़ का जजमेंट है। चंद्रचूड़ में ये कहा है कि देश में जो, इनफैक्ट आपको देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेंबर थे और उस मेंबर का कहना था कि अनटचेबिलिटी को हमने डिफाइन करना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अनटचेबिलिटी को हमने डिफाइन करना चाहिए ताकि ये मुस्लिम्स के ऊपर लागू ना हो। दैट इज दिस प्रिसाइज स्टेटमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी में, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको डिफाइन नहीं किया। और चंद्रचूड़ ने जो है उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और कहा कि महिलाओं को वहाँ टेम्पल में सबरीमाला में एंट्री नहीं करने देना इज एन अनटचेबिलिटी। दैट्स एन अनटचेबिलिटी। तो आप, यदि आपके साथ में अनटचेबिलिटी है तो यू डिमांड द अनटचेबिलिटी प्रोविजंस टू बी एक्सटेंडेड फॉर देम। तो आप कह रहे हैं कि अगर दलित मुस्लिम्स के साथ में, दलित क्रिश्चियंस के साथ में अनटचेबिलिटी होती है तो वो एट्रोसिटीज एक्ट जैसा कोई स्पेशल कानून मांग सकते हैं, उनको ऐसी लिस्ट में क्यों घुसना है? हाँ, अब आप जो है अनटचेबिलिटी का एक्सटेंशन मांगिए, अनटचेबिलिटी का एक्सटेंशन मांग सकते हैं, आप कानून बनवा सकते हैं ना, कानून बनवा सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ होता है, ये हम टेस्टिमनीज दे रहे हैं, आप हमारे आईपीसी में कोई एक प्रोविजन बना देने से उनकी समस्या का निर्वाहन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब आप 1936 में नहीं थे, आप 1950 में नहीं है, आप 1956 में नहीं है, आप 1976 में नहीं है, तो आप अभी कैसे आ सकते हैं? अभी कैसे आ सकते हैं? और सर देखिए, अनटचेबिलिटी की क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं तो संविधान सभा में अनटचेबिलिटी पे बाकायदा बहस हुई है। जैसे आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बयान बता रहे हैं, वैसे ही मुझे याद आता है कि जो हमारे मुन्नी स्वामी पिल्लई थे,
उनका भी स्टेटमेंट है अनटचेबिलिटी के बारे में, जिसमें वो स्पेसिफिकली अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि अनटचेबिलिटी जो है वो हिंदुओं के बीच की एक प्रैक्टिस है, उनके अंदर कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ को अपनाया जाता है, इसलिए शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में सिर्फ इन्हीं कम्युनिटीज़ को शामिल किया जाना चाहिए, मुसलमान या ईसाई इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो ये उन्होंने अरविंद ने इसके स्पेसिफिकली बारे में कहा लिखा है। रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर मतलब स्कॉलर हैं अरविंद कुमार। अरविंद ने बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, आप जरूर पढ़ें, हम आपको देंगे। उसमें उन्होंने जो है सेज के लिए लिखा है। उन्होंने मुन्नीस्वामी पिल्लई को कोट किया है। मुन्नीस्वामी पिल्लई का कहना यह है कि आर्टिकल 300 ए एंड 300 बी नाम की उस समय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर उनका कहना है कि दिस लिस्ट इज एनविसेज्ड ओनली फॉर द हिंदू दलित्स, हिंदू अनटचेबल्स, एंड नो अदर रिलीजियस पीपल अदर देन द हिंदू अनटचेबल्स कैन फॉर्म पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इस तरह का लिस्ट जो है प्रेसिडेंट जरूर बनाएंगे इमीडिएटली। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलीजियस न्यूट्रल बोल रहे हैं ये लिस्ट, वो रिलीजियस न्यूट्रल जो है वो लिस्ट है नहीं, वो लिस्ट ही नहीं है, नहीं रिलीजियस न्यूट्रल है। तो फिर 1936 में किंग ने क्रिश्चियंस को क्यों हटाया? वो बुद्धिस्ट वहाँ के जो बंगाल के बुद्धिस्ट उनको क्यों हटाया? क्योंकि वहाँ बुद्धिस्ट अपर कास्ट हुआ करते हैं, तो प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द रीजन। हो सकता है बंगाल में एक्सक्लूड किया, तो उसको क्यों एक्सक्लूड किया? ये अगेन इट्स अ फेक न्यूज कि आप इसको बोल रहे हो कि ये रिलीजन न्यूट्रल है। Absolutely. Now I come to a real इस पूरे नैरेटिव में बड़े फेक नैरेटिव और फेक न्यूज काफी हैं। उनका डिमांड हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, एवरीबडी हैज अ राइट टू पुट फॉर देयर डेफिनेटली। सो वो डिमांड जब रखते हैं तो अपना नैरेटिव सेटल कर से। अभी लेट अस कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। क्या प्रेसिडेंट को इस तरह का करने का पावर है? इसमें मेरे पास एक सवाल है, अगर आप कहेंगे तो मैं जोड़ दूंगा। जब ये बहस चल रही थी संविधान सभा में, और हम देखते हैं हमारे संविधान में हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, क्या करना है, कब राष्ट्रपति चुनाव करना है, क्या होगा, कितने साल कौन करेगा, सबकी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमारे संविधान में शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट शामिल क्यों नहीं है, और ये पावर प्रेसिडेंट को क्यों दी है कि वो तय करेंगे कि कौन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होगा? एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको लेके 17 सितंबर आई थिंक 17 सितंबर 1949 को स्टेटमेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उन्होंने कहा है कि ये लिस्ट ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इससे बल्कि हो जाएगा, अननेसेसरीली हम कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो है वो आर्टिकल 341 मतलब 300 ए एंड बी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आर्टिकल 300 ए एंड बी जो है वो कोई बाबा साहब अम्बेडकर का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, वो ब्रेन चाइल्ड है इंग्लैंड की पार्लियामेंट का। उन्होंने ही जो है वहाँ जो 36 का जो एक्ट लाए थे, 35 का एक्ट लाए थे, और फिर 36 का जो शेड्यूल लाए थे, उसमें वो इनहेरेंट है। तो वहाँ की वर्डिंग उन्होंने उठाया और वहाँ कहा कि प्रेसिडेंट जो है इस तरह का लिस्ट पब्लिश करेंगे, और उन्होंने कहा है कि कास्ट एंड ट्राइब्स, ठीक है, दलितों में मतलब शेड्यूल कास्ट जो डीम टू बी शेड्यूल्ड कास्ट, प्रेसिडेंट विल स्पेसिफाई इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, है ना, और वो जो है वो दे विल बी डीम टू बी शेड्यूल कास्ट और फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। अभी इसमें क्या है कि शेड्यूल कास्ट में जब उन्होंने प्रेसिडेंट ने 1950 में लिस्ट लाया, तो जब उसको उन्होंने लिस्ट, प्रेसिडेंशियल लिस्ट नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम है कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट 1950 का ऑर्डर आया हुआ, तो इसका प्रेसिडेंशियल लिस्ट नाम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है। इसमें जब ट्राइबल्स के लिए आया तो ट्राइबल्स में उन्होंने मुस्लिम और क्रिश्चियंस को इंक्लूड किया है। मतलब इफ यू कैन बी ए मुस्लिम एंड यू कैन बी ए शेड्यूल ट्राइब, यू कैन इवन बी ए क्रिश्चियन एंड बी ए शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। लेकिन आप जब एससीज का लिस्ट लाए तो एससीज के लिस्ट में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हिंदूज,
बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी और Yes. आपके उसमें तो अनटचेबिलिटी यस नहीं है। यस तो वकील साहब इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि, और ये हुआ असल में ये था कि जब ओरिजिनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जब उसको रिव्यू करने के लिए दिया गया तो वो इतनी मोटी किताब बन गई और ये हुआ कि यार ये इतना भारी बोझिल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो इसमें से कई चीज़ों को हटा दिया जाए और उसको या तो छोटा कर दो, उसको ब्रीफ कर दो छोटा करके, ताकि उसका मतलब वही रहे लेकिन वो बहुत भारी ना हो। तो ऐसे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट थी, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट थी, तो बहुत लंबी चौड़ी जातियाँ, सैकड़ों हज़ारों जातियाँ उसमें जिक्र है, तो वो बड़ा भारी था। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपनी मर्जी से उसको हटाया और ये पावर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप जो हैं आने वाले समय में आप तय करेंगे कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल क्यों है। और इसके पीछे एक रीज़न और दिया जाता है कि क्योंकि उस समय जो हमारा देश था दैट वाज नेशन इन मेकिंग, तो कोई जो रियासत थी वो अलग अपना झंडा लिए बैठी हुई थी, अलग राज्य बने हुए थे और काफ़ी आज़ादी के सालों के बाद तक वो हमारे जो यूनियन है, जो भारतीय यूनियन बनता है, उसमें वो शामिल होते हैं। 1956 में देखिए आप, ईस्ट पंजाब जो है वहाँ से शामिल होते हैं, फिर पंजाबियों को उसमें शामिल किया जाता है 56 में। तो उस समय प्रोसेस चल रहा था कि नए नए राज्य बन रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो ये हम समय के हिसाब से प्रेसिडेंट पे छोड़ देते हैं कि इसको जब वो मन होगा वो अपना इसको अमेंड नहीं, करके इसमें इसमें करते इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रेसिडेंट कैन ब्रिंग द लिस्ट एट वंस। तो प्रेसिडेंट ने 2 ही बार लिस्ट लाया है। पहली बार उन्होंने लिस्ट लाया 1950 में और 50 के बाद 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया स्टेट्स का लिंग्विस्टिक आधार पर। तो कई सारे स्टेट्स के नाम बदले गए, कई सारे नए स्टेट्स state के जो बने। नए स्टेट्स बने, जैसे बॉम्बे को हमारा से सेंट्रल प्रोविंसेस था तो वो मध्य प्रदेश बन गया, मध्य प्रदेश में जो है उसको भी काट कर फिर बॉम्बे में दे दिया। तो इस तरह के कई सारे, जैसे हैदराबाद को काट कर सिर्फ हैदराबाद रख दिया, पंजाब बनाया आंध्र गया। प्रदेश बना दिया, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ मतलब बाइफर्केशंस हो गया स्टेट्स का। हुआ। तो फिर उसके बाद में जो है 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि प्रेसिडेंट विल कम आउट विद द लिस्ट और उन्होंने उसमें शेड्यूल भी दिया है। लेकिन प्रेसिडेंट का लिस्ट आया 1956 में, तो 2 ही बार प्रेसिडेंट ने अपना लिस्ट लाया है। और जो क्लास 2 है, क्लास 2 के तहत फिर कोई भी चेंजेस करने हैं तो पार्लियामेंट को करना है, पार्लियामेंट को करना है। इस जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जिस लिस्ट को आप शेड्यूल कास्ट लिस्ट कह रहे हैं, इस पे बड़ा एक, फिर से मैं बोलूँगा, फेक न्यूज़ का फैलाया गया है। भारत में मुसलमानों की स्थिति को जानने के लिए 2 कमीशन बने हैं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो कि चीफ जस्टिस रहे और उसके बाद सच्चर कमीशन जो है, सच्चर कमेटी, उसकी रिपोर्ट आई और उनका ये काम था कि वो मुसलमानों की हालत का जायज़ा लें कि क्या उनकी हालत सही है, ख़राब है, उनको किस तरह के स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत है। रंगनाथ मिश्रा अपनी कमीशन की रिपोर्ट में ये कहते हैं कि पहला जो आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं 1950 का, कि इसमें जो है ये पहली बार में जो ऑर्डर आया इसमें सिर्फ हिंदू अनटचेबल्स दलित्स जो थे उन्हीं को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल किया गया और फिर 1956 में सिखों को लेके आए, जो कि एक आफ्टर थॉट है, वो बाहर की एक चीज़ है, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में या संविधान में उसका कोई जिक्र ही नहीं था सिखों को शामिल करने का। ये 1956 में लेके आए। तो ये फेक न्यूज़ है कि सही न्यूज़ है? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1950 में जो ऑर्डर आया है उसमें भी और 1936 में जो ऑर्डर आया है प्री इंडिपेंडेंस, उसमें भी सिख लोग थे। पहले तो 1936 में रामदासिया थे और 1950 में 4 कम्युनिटीज, रामदासिया और मजहबी सिख, कबीरपंथी और सिलखीकर, ये 4 कम्युनिटी। बट आप देखेंगे कि 1956 के ऑर्डर में ही लिखा है कि ये जो है इस का पंजाब में ये कम्युनिटीज़ और ईस्ट पंजाब में ये कम्युनिटीज़, और दूसरी उन्होंने ये कहा है कि पटियाला स्टेट में भी ये। तो उन्होंने जो है ये 4 कम्युनिटीज़ 1950 में ही ऑलरेडी है सिखों की, और जो सिखों की कम्युनिटी ऑलरेडी 1950 में है, तो उन्होंने 1956 में जो ऑर्डर आया है उसको तो उन्होंने मोर प्रिसाइज किया है। दैट हैज़ बीन, मतलब क्योंकि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, कई सारे स्टेट्स अनेक्स्ड हो गए, तो उसको प्रिसाइज किया है। उसका एक्सटेंशन है बेसिकली। एब्सोल्युटली 1950 में ही, क्योंकि वो एग्रीड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में।
दिस इज एन एग्रीड पार्ट। एग्रीड पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो आप उधर सीख लिखिए या ना लिखिए, लेकिन वो सिखों की कम्युनिटी 1956 में ऑलरेडी वहाँ पे है। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बहस हो रही थी सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव, तो वो डरे हुए थे। वो कह रहे थे कि आप कह तो रहे हो कि दे दोगे सिखों को, लेकिन बाद में आप दोगे नहीं, तो हमको आपके भरोसा नहीं हो रहा। तो बाबा साहब का स्टेटमेंट है, इवन के.एम. मुंशी साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि यू टेक इट फ्रॉम मी। के.एम. मुंशी ने कहा है कि टेक इट फ्रॉम मी, ये लेके आएंगे, जबान देते हैं वो कि आपको मिलेगा। तो 1950 में ऑलरेडी सिख कम्युनिटी शामिल है। रंगनाथ मिश्रा जो चीफ जस्टिस रहे उनको शायद पता नहीं है, उनको हुआ क्या कि डाउट मुझे ये आता है कि ये रिपोर्ट रंगनाथ मिश्रा ने लिखा है क्या? ये मुमकिन है कि वो सिर्फ सिग्नेटरी हो। चीफ जस्टिस होने के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद में जो है बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं ये आरोप लगता है उनके ऊपर कि रंगनाथ मिश्रा ने ये रिपोर्ट खुद लिखा है कि नहीं लिखा है। मेरा सवाल है, रंगनाथ मिश्रा अभी जिंदा नहीं है या आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, बट रंगनाथ मिश्रा ने खुद रिपोर्ट लिखा है क्या? ये हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने खुद लिखा है क्या, क्योंकि आप जब वो 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देखेंगे तो उसमें जो थर्ड पैराग्राफ है, 4-5 लाइन के बाद भी उसी पैराग्राफ में नीचे लिखा हुआ है कि सिख कम्युनिटी की ये कास्ट इसमें शामिल है। यानी आपने सिर्फ ऊपर का हिस्सा पढ़ लिया और उसी के नीचे का नहीं पढ़ा। पैरा 3 ने पढ़ा ही नहीं उन्होंने, ये क्या है? नहीं पढ़ा है। या तो आपने जानबूझ के ऐसा किया है कि आपने पढ़ लिया लेकिन आपने सिर्फ अपने काम की चीज निकाली है। एब्सोल्युटली। तो मेरा डाउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये रिपोर्ट रंगनाथ मिश्रा ने नहीं लिखी है, रंगनाथ मिश्रा के नाम पर किसी और ने लिखी है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जो ये दावा करती है कि इनको जो है 1950 में नहीं मिला था सिखों को, फिर 56 में ले आए, फिर 90 में बुद्धिस्ट के लिए ले आए, तो ये दावा उनका गलत है। 1950 में ऑलरेडी सिख शामिल थे। आपका ये दावा फेक न्यूज़ है। 1936 में, 1950 में और देयर आफ्टर उसको एक्सटेंशन मिला और नई कास्ट को, जो सिखों की ही कास्ट थी, उसको शामिल किया गया। वकील साहब, एक बहुत ज़रूरी सवाल और है कि जो भारतीय आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 25 है, उसमें जब आप एक्सटेंशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो वो हिंदू रिलीजन को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को अलग से ट्रीट करता है, लेकिन बुद्धिस्ट लोगों को, सिखों को या फिर जो जैन लोग हैं उनके लिए अलग से वो ट्रीटमेंट नहीं करता। वो ये कहता है कि जब आप हिंदू कहेंगे तो इसमें ये इंक्लूडेड होंगे, ये ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा हैं। तो ये जो आर्टिकल 25 है, जिसमें हिंदू कैटेगरी के तहत ये जो बुद्धिस्ट सिखों को या जैनियों को समझ लिया जाता है, और फिर आप देखें पर्सनल लॉज भी जो हिंदुओं के लिए बनते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल उनके ऊपर होते हैं। तो ये जो हिंदू वर्ड की डेफिनेशन है, इसको आप कैसे देखें? क्योंकि ये कहा जाता है कि बेसिकली ये कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन देने का मतलब है आप हिंदू नेशन बनाना चाहते हैं, आप हिंदुआइजेशन करना चाहते हैं, आप हिंदुओं को ही डोमिनेंट बनाना चाहते हैं। हाउ डू यू सी दिस डिबेट? The most important thing is that Constitution has never made a kind of provision कि जिससे ये सारे लोग हिंदू हो जाए। हिंदू इज ए जेनेरिक टर्म एक्सेप्ट करके ये कम्युनिटी जो इंडिजीनियस रिलीजन्स है उनको उन्होंने उसमें एक डेफिनेशन में लेके आए हैं, लेकिन उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। इंडिपेंडेंट जैसे बुद्धिस्ट है तो वो हिंदू नहीं है, बट फॉर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 क्लास 2 एंड एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 क्या है कि सोशल वेलफेयर है और टेम्पल को ओपन करना है या फिर रिलीजन में रिफॉर्म लाना है। तो सारी समस्याओं का क्या इशू था कि सारी समस्याएं जो चल रही थी देश में वो सारी समस्याएं धर्म से रिलेटेड थी, और जो पर्टिकुलरली जो शूद्र जातियां हैं या फिर महाशूद्र जातियां हैं, इन जातियों के साथ में हिंदू धर्म में बहुत बड़ा ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अनटचेबिलिटी हो रही थी और जातिवाद हो रहा था। ये जातियां हिंदू धर्म में परेशान थी, लेकिन इस हिंदू धर्म की जो बीमारी थी वो सिख धर्म में भी है, वो जैन में भी है, वो बुद्धिस्ट में भी है। तो ये जब बीमारी है, जब आपको हिंदू धर्म के छाया में है आप कंप्लीटली, आप हिंदू धर्म की जो बैड प्रैक्टिसेस है वो आपके धर्म में है, तो फिर आपको बैड प्रैक्टिसेस के लिए हिंदू माना गया है। तो जब तक आप वो बैड प्रैक्टिसेस को इलिमिनेट नहीं करेंगे
तब तक आप हिंदू बने रहेंगे। फॉर द पर्पजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल रिफॉर्म है या फिर सोशल वेलफेयर है, वो सिर्फ कानून की नजर में, एब्सोल्युटली कानून की नज़र में। और इवन यदि सिखों को लगता है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, तो उन्होंने अपने धर्म से अनटचेबिलिटी खत्म कर दो, तो आप हिंदू नहीं है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। देन यू कैन आस्क फॉर योर डिफरेंट पर्सनल लॉज एंड अदर, नॉट नेसेसरीली कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन एक्टिवेट ही नहीं होगा जब आपके पास अनटचेबिलिटी नहीं है। तो ये पर्टिकुलरली रिफॉर्म लाने के लिए बताया गया है। हालांकि ये इंडिजिनियस रीजन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बुद्धिज्म एंड सिखिज्म, या फिर आप देखेंगे कि हिंदुज़म, तो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का आप कंपैरिजन देखिए कि जिस समय अभी ये हम पर्टिकुलरली हम लोग बारिश के पीरियड में चल रहे हैं, वर्षा पीरियड चल रहा है, तो वर्षा पीरियड में जब यहाँ जो बौद्ध लोगों का त्यौहार शुरू होता है, उसी दिन हिंदू लोगों का त्यौहार शुरू होता है। सिमिलैरिटीज हैं, तो दे आर कल्चरली इंट्रिकेट। और ये विदेशी धर्म है, ईसाई और तो इसीलिए जो है, वो विदेशी इसीलिए जो है जब हिंदू ये सारा जो रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ, तो उसकी डेफिनेशन में क्रिश्चियनिटी को नहीं लाया। उस जो प्रोविजन है, जैसे आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन 2 है, वो एक्सप्लेनेशन 2 क्रिश्चियंस को नहीं लागू है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है मुस्लिम्स को नहीं लागू है। उनको अलग से उनके नाम लिए गए, उनके है ना। टेम्पल्स ओपन करने का जो इशू है वो दैट बिलोंग्स टू द हिंदूज। तो आप हिंदू के नाम पर जो है सिखों के और जैनों के और बुद्धिस्ट के टेम्पल्स ओपन कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। तो इसीलिए जो है डेफिनेशन में, हिंदू के डेफिनेशन में बुद्धिस्ट ऑलरेडी 25th में है, आर्टिकल 25th में है। तो इवन आप जो डिबेट ये लोग कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट को तो बाद में ऐड किया गया, अरे जिन लोगों को बुद्धिस्ट को ऐड किया गया है वो पहले ही शेड्यूल कास्ट थे। तो जब भारत का इसीलिए उनको 25th का गारंटी लागू होता है। गारंटी, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन है, उसमें उसके बारे में कहा गया है। और जब भारत का संविधान या कानून हिंदू शब्द इस्तेमाल करेगा, तो उसमें जो बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, जैन्स हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं। इवन नॉट कानून, इन टर्म्स आप देखेंगे कि ये जो संविधान ही नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट देखिए आप। अब हिंदू मैरिज, महाराष्ट्र के जो है मार लोग मेरे पास आए थे, उस दिन मैं कलकत्ता में था, और कह रहे थे कि आपसे इमीडिएटली बात करनी है। उन लोगों ने किसी तरह का कोई कानून बनाया था जो बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट, वो ड्राफ्ट उनके पास बनाया था। तो वो चाहते थे कि बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट हो जाए। तो मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो उन्होंने मुझे लेके गए होटल में, और उन्होंने मुझे कहा कि ये बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट होना चाहिए। तो मैंने बोला क्यों होना चाहिए? तो नहीं, बोले बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो लिखा, पर उसमें हमको हिंदू बना दिया। तो क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है, फिर उसके बाद में हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, और उसकी वजह से हम लोग हिंदू हो गए। तो मैंने कहा आप ऐसा कैसे सोचते हैं, मतलब आप लोग तो बहुत ही गलत सोचते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में आप अपने कस्टमरी लॉ के हिसाब से शादी कर सकते हैं। दैट्स जस्ट अ गवर्निंग लॉ, उसका नाम है। आप बुद्धिस्ट पढ़ो या हिंदू पढ़ो या जैन पढ़ो या सिख पढ़ो, कुछ भी पढ़ो आप, ठीक है, वो लॉ है, एंड दैट अप्लाइज टू दिस 4 रिलीजन्स। ठीक है, आप हिंदू धर्म से शादी करते हो या बौद्ध धर्म से करते हो, या जो भी आपका कस्टम है उसके कस्टम के हिसाब से करते हो, वो लॉ अप्रूव करता है। वो लॉ अप्रूव, तो आप यदि त्रिशरण पंचशील अष्टगाथा और वो जो दा पारमिता वगैरह बोल के यदि शादी कर रहे हैं, तो आपका वैलिड मैरिज है। वैलिड मैरिज है। ये नहीं कहेगा कि आपको फेरे लेके आना है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग बात आती है यहाँ पे। ईसाइयों में, मुसलमानों में, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि ये गारंटी दिया गया कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे घर आइए, चाय पिलाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे, हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी नहीं होती, आप धर्म बदल लीजिए। अगर इस डिबेट को हम मान लें कि जो लोग कह रहे हैं कि उनके वहाँ अनटचेबिलिटी होती है, वो लोग दावा कर रहे हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों की हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी है, अभी पसमानदा और बाकी लोग कर रहे हैं, तो क्या कन्वर्जन जो हो रहा है अभी, उनको छोड़ देना चाहिए कन्वर्जन वाला अभियान, कि आप तो इस बीमारी का इलाज तो कर नहीं पाए? उसमें 2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ये जो पिटिशंस आई है, उसके 2 चीज़ों के ऊपर मैं पहले आता हूँ, बाद में आता हूँ। पहले ये सवाल जो आपने रेज किया उसको देखते हैं कि पहले तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि ऐसी स्थिति है तो धर्म आपके साथ धोखा कर रहा है, और वो पिछले 200-300 साल से धोखा कर रहा है। तो जब 200-300 साल से आपके साथ धोखा कर रहा है, तो आप
वो धोखे को आज ही क्यों बोल रहे हो? 300 साल पहले 200 साल पहले 1950 में क्यों नहीं बोला? अब 1950 में भी तो बोल सकते थे। जब ये सेटलमेंट हो रहा था तो आप लोग खड़े हो जाते कि हम इनका हिस्सा तो जरूर है, लेकिन हमारे साथ ये हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर खुलताबाद के फोर्ट है खुलताबाद, और ये इंडिया का जो मतलब जो मुगल राज है उसने वो खुलताबाद जो है कुछ पीरियड के लिए अपना राजधानी शिफ्ट किया था, और वो इंडिया का राजधानी कुछ पीरियड के लिए था। तो खुलदाबाद में जो है फोर्ट है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर मिलिंद कॉलेज के निर्माण के समय 1950, 51, 52 की बात है, 51 की बात होगी, निर्माण के समय जो है वहाँ गए थे। बाबा साहब को उन लोगों ने कहा था कि यह बहुत बढ़िया फोर्ट है, आप चलिए। तो बाबा साहब ने अपने कार्यकर्ताओं की रिक्वेस्ट पे गए थे, तो लोगों को पता चला उनके आसपास के गांव के कि बाबा साहब आने वाले हैं, तो उनके स्वागत सत्कार के लिए बहुत अच्छी तरह से लोग सज गए, और कुछ लोग तो फोर्ट पे चले गए। अब जब उनको लगा कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो हम लोग फोर्ट पे जो है अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। तो वहाँ कुआं था, कुएं पे उन्होंने जो है पानी निकाल के फ्रेश हो गए वो लोग। एंड आई टेल यू, बहुत दे वर बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय मुस्लिम्स, क्योंकि ये दलितों ने जो है किस हमारे साथ में जो है हमारा पानी छू लिया दलितों ने। तो दे वर डूइंग दिस अनटचेबिलिटी विद द दलित्स जो हिंदू धर्म में है। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ यदि अनटचेबिलिटी हो रही होती उस समय, तो आप लोग हमारे साइड में आते ना। आपको लगता ना कि अंबेडकर आपका मसीहा है, आप लोग हमारे साइड में क्यों नहीं है? हमारे साइड में नहीं है, क्यों नहीं है? तो बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने बताया कि कैसे दलित्स के साथ बाबा साहब के पीरियड में अनटचेबिलिटी मुसलमानों ने की थी। तो चलिए ये बात अगर हम मान लेते हैं कि उस ज़माने में मुसलमानों के साथ अनटचेबिलिटी नहीं होती थी, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ उस तरह से नहीं होती थी, लेकिन अब 75 साल बीत गए हैं, जाति की बीमारी और फैल गई है, उनके अंदर भी जातिवाद बढ़ गया है। अब पसमानदा मुसलमानों के साथ में और क्रिश्चियंस जो दलित्स हैं उनके साथ में अनटचेबिलिटी होती है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपके साथ हो रही है 75 साल से, तो जो दलितों का एंटी कास्ट मूवमेंट है, जो जाति के खिलाफ लड़ाई है, आप देखें जब इतिहास में देखेंगे तो स्कूल में एडमिशन के लिए दलित आंदोलन कर रहे हैं, कॉलेज में जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मंदिर में जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पानी पीने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कितने सारे आंदोलन दलित कर रहे हैं। SC/ST एक्ट के लिए हम लोगों को जान देनी पड़ी, कितना आंदोलन करना पड़ा। तो इस एंटी कास्ट मूवमेंट में इन जो दलित मुस्लिम हैं, दलित ईसाई हैं, इनकी भागीदारी क्यों नहीं होती? ये दलितों के साथ एंटी कास्ट लड़ाई में शामिल क्यों नहीं होते? क्यों दिखाई नहीं देते उनको? क्योंकि वो उनकी समस्या नहीं है। उनकी समस्या होती तो रास्ते पे आते। उनकी समस्या नहीं हो, देखिए आप एंटी कन्वर्जन लॉज के खिलाफ वो रास्ते पर हैं। पूरे जितने भी मिशनरीज हैं वो एंटी कन्वर्जन लॉज के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, रास्ते पर हैं, सरकार के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन अनटचेबिलिटी को लेकर कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनकी समस्या नहीं है। उनकी जिसकी वो समस्या होती है वो लोग समस्या लेकर सामने आते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि जैसे 2018 में, आई थिंक 2018 में ही जो अप्रैल 2018 का भारत बंद था, एक मरने वाला कोई दलित मुसलमान या फिर दलित क्रिश्चियन बताओ? वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। आप बताइए, एक बताइए। ठीक है, जो मतलब हमने आंदोलन किया, ठीक है, ये मतलब ये आए हो गए, इनकी यदि समस्या होती तो वो आते ना वहाँ पे। फिर वो कहेंगे कि हमको इसका फायदा ही नहीं मिलता, हम क्यों जाएं? क्यों नहीं है? तो जब उनको फायदा ही नहीं मिलता है इस चीज का, तो आप फायदे के लिए तो आंदोलन करते। आप बैकडोर से आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है एक पिटीशन करके एक हासिल करवाना चाह रहे थे। यदि यही आपका होता तो आप गवर्नमेंट के साथ एंगेज होके करवाते, गवर्नमेंट के साथ एंगेज होके करवाते, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो या फिर लॉज में अमेंडमेंट करो। आप बैकडोर एंट्री से जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आना चाहते हो, ठीक है, और वो कह रहे हो कि आप हमारे साथ धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानून बनाया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको SC/ST में नहीं रखने का भी प्रावधान बनाया है, तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ? और यदि वो हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल डिस्क्रिमिनेशन है ना? जब वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? क्या करता है? वो तो सेटल्ड हो गया, क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर अपीलेट कोर्ट है?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ने सेटल किया है, दे हैव नो पावर टू सीट ओवर द अपील, है ना, दे हैव नो पावर टू सीट ओवर द अपील. व्हाटएवर हैज बीन कंक्लूडेड इन 1950 दैट्स फाइनल, दैट्स डन, दैट्स डन, दैट्स डन. और जब ये बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, आप ये सिर्फ छोड़िए, इतनी सी छोटी सी बात है कि आप क्यों इसमें नहीं आए, हमारे आंदोलनों में क्यों नहीं आए, ये एक छोटी सी बात है. अब मुझे बताओ कि इस देश में लैंड रिफॉर्म के कई सारे आंदोलन हुए जो दलितों ने चलाए, लैंड रिफॉर्म के जी, उसमें आपका क्या हिस्सा है? या हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, चाहे हम चुनाव जीत रहे नहीं जीत रहे अलग बात है, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ आप क्यों नहीं खड़े हैं? क्यों वोट नहीं करते? क्यों नहीं वोट कर रहे? क्यों नहीं वोट कर रहे? मेरा रिसर्च, अगर आप दलित मुसलमान हैं, अगर आप दलित ईसाई है, तो बहन जी को वोट क्यों नहीं करते? क्यों आगे चुनाव? मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्रिश्चियन लोगों ने बताया कि हम बाबा साहब को हमने छोड़ दिया. तो मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम कांग्रेस की तरफ चले गए. कांग्रेस ने हमें ज़्यादा अकोमोडेट किया, हमने कांग्रेस की तरफ चले गए. तो जितने भी दलित क्रिश्चियंस है दे आर विद द कांग्रेस. आप देखिए सुनील सरदार को कांग्रेस के साथ में है. आप देखिए जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो सब कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, और अभी तो बीजेपी के साथ में खड़े हो रहे हैं. तो हमारे पार्टियों के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? तो हमारी एक राजनीति में आप हमारे साथ में नहीं है, हमारे सामाजिक आंदोलन में हमारे साथ में नहीं है, हमारे धार्मिक आंदोलन में भी आप हमारे साथ में नहीं है, हमारे छुआछूत के आंदोलन के खिलाफ जो हमारा आंदोलन है उसमें आप हमारे साथ में नहीं है. अब हमारी लिस्ट में आके करोगे क्या? ना, सही बात है. आप जब हमारी किसी लड़ाई में शामिल नहीं है, हमारे साथ कुछ आपका लेना देना उस तरह से नहीं है, तो आपको सिर्फ फायदा चाहिए क्या हमारा? नहीं, नॉट ओनली दैट. आप देखेंगे कि जब 1931 का सेंसस हो रहा था, तो सेंसस में जो सेंसस कमिश्नर, आसाम का सेंसस कमिश्नर जयस हटन था, उसके सामने सबसे बड़ा एक सवाल आया. वो सवाल ये था कि ये जो दलितों की जातियाँ हैं वो आपस में बहुत ऊंच नीच भाव रखती है आपस में, और उसकी वजह से जो है ना, उनको हम लोग कैसे माने कि ये डिप्रेस्ड क्लासेस है ना, डिप्रेस्ड क्लासेस है. तो उनको जो इन्यूमरेट करना है, वो इन्यूमरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला. उन्होंने कहा कि ये 10 पॉइंट्स है, 9 and 9A, ऐसे 10 पॉइंट्स है. आई थिंक, आई डोंट नो 9A को उन्होंने 10 क्यों नहीं बोला, आई डोंट नो, बट उन्होंने 9A बोला है. ठीक है, वो आई हैव ए रिपोर्ट ऑफ द सेंसस. तो उसमें उन्होंने 9A तक उन्होंने जब किया है, तो उन्होंने कहा है कि पहली चीज़ है, जिसके घर में ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करता है वो डिप्रेस क्लास है. या फिर दूसरा, जो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी को नहीं मानता है. तीसरा, जो ब्राह्मण इसके हाथ से पानी नहीं पीता. ठीक है. या फिर ब्राह्मण इसको टेंपल नहीं आने देता. ये जो मतलब 10 पॉइंट्स है, ठीक है, इस 10 पॉइंट में आप कहाँ हो? आप इसमें कहाँ हो? तो डिप्रेस क्लासेस की लिस्ट जब 1936 में बनी, वो तो इस भरोसे पे बनी है. तो इस भरोसे में आप हो कहाँ? अच्छा, ये दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि आप कहाँ हैं. लेकिन आरक्षण एक सामाजिक न्याय की गारंटी होती है कि आप पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, तो आपको आरक्षण देके हम मुख्य धारा में ला सकते हैं. ये लॉजिक दिया जाता है हमेशा से. तो मुसलमानों को, ईसाइयों को, इनको आरक्षण मिलना चाहिए क्या? एक बहुत देखिए, आपने मार्क गैलेंटर का सब्सिक्वेंट बुक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, मतलब हमारे लोगों ने पढ़ा है कि नहीं. उनका कहना है कि आरक्षण इज वन थिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर सेवरल अदर मैकेनिज्म्स व्हिच कैन बी अडॉप्टेड फॉर द एम्बुलेशन ऑफ द पीपल. आपको ये चाहिए ना, आपको एजुकेशन में कोई तकलीफ हो रही है, यू कैन सीक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एजुकेशनल मतलब एडमिशंस, या फिर आप उसमें स्कॉलरशिप मांग सकते हैं. बट वो तो मिलता है ऑलरेडी. ठीक है, सपोज आप हॉस्टल फैसिलिटीज मांग सकते हैं. ओबीसी में 27% आरक्षण मिलता है मुसलमानों को पहले से. ऑब्वियसली मिलता है. जो दलित मुसलमान है और दलित क्रिश्चियन है उनको मिल रहा है ना, ओबीसी लिस्ट में जो है. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पिछले दिनों एक महाराष्ट्र के एक सिटी में आर्ग्यू करने गया था, औरंगाबाद आर्ग्यू करने गया था. तो औरंगाबाद से मुझे जो है डायरेक्ट फ्लाइट वापसी के लिए दिल्ली के लिए नहीं है. तो छोटा जेट होता है ATR, वो आपको हैदराबाद ले जाता है, हैदराबाद से आपको दिल्ली आना होता है. तो मेरी को पैसेंजर जो है एक डॉक्टर थी, और उसको OBC कोटा से उसका बॉम्बे के एक बड़े कॉलेज में MD के लिए एडमिशन हुआ है. MD के लिए एडमिशन हुआ है. एंड वो जो है
ओबीसी क्रिश्चियन है, ऑब्वियसली दलित क्रिश्चियन है, दलित क्रिश्चियन, दैट्स मीन आपको ऑलरेडी ओबीसी का तो कोटा आपको मिल जो रहा है और उसको जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो क्या होने चाहिए, आई गाइडेड हर, मतलब मैं थोड़ा उसको सजेशन दिया बहुत सारी चीज़ों का जो है सफ़र करते समय। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दलित क्रिश्चियंस को भी ओबीसी में आरक्षण मिल रहा है, दलित मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण मिल रहा है। आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में परसों के दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक IRS ऑफिसर है, उसने एक टैबुलेशन किया है कि देश में इतने प्रोफेसर्स है यूनिवर्सिटीज़ में ओबीसी के, उसमें कौन लोग हिंदू ओबीसी है और कौन लोग मुस्लिम ओबीसी है। और उसने बोला कि 1100 ओबीसीज के प्रोफेसर्स, असिस्टेंट एंड ये सारे जो एसोसिएट प्रोफेसर्स तीनों रैंक में, वो 1100 के आसपास है और उसमें 450 के आसपास जो है पसमानदा मुस्लिम है। तो अराउंड मोर देन 40% पीपल आर फ्रॉम ओबीसी मुस्लिम। तो ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ओबीसी का आरक्षण है 27% और दलितों का आरक्षण है, जो शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है वो है 15%, 15%। तो बड़े मतलब अच्छे आदमी ये लोग कि 27% छोड़ के 15 में आ रहे हैं। 15, मैं यही सवाल पूछा था जब हमारे स्पेसेस चल रहे थे, तो हम 6-7 महीने पहले, तो मैंने सवाल ये कहा था कि हम 27 छोड़ के 15 में क्यों आना चाहते हो, आप अपनी संख्या क्यों घटाना चाहते हो? मतलब आप कोई भी आदमी 27 को बोलेगा 52 कर दो, हाँ उसकी बढ़ा दो ना लिमिट, उधर बढ़ा दो, बट आप इधर जो है क्यों आना चाहते हो? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव में जिन्होंने पहली केस फाइल किया है वो क्रिश्चियंस है। तो क्रिश्चियंस का कहना यह है कि दलित क्रिश्चियन इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो क्रिश्चियन होते ही उनका आरक्षण चला जा रहा है। तो वो जो है दलितों को क्रिश्चियन बनवाने के लिए वो उसमें एंट्री करना चाहते हैं। तो उनका मतलब मकसद कन्वर्जन का है, भला ही नहीं, कन्वर्जन का है बेसिकली। उनको क्योंकि उनके कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और उसमें वो इजीली एडमिशन ले लेते हैं। तो स्टीफेंस में भी चाहिए किसी क्रिश्चियंस को एडमिशन तो मिल जाता है। वो देखिए सुमित समर्स को, जो लड़का सुमित समर्स को ही एक था, एक JNU में पढ़ता था, उसको ऑक्सफोर्ड जाना था, उसके पास पैसा नहीं था, ओडिशा का लड़का है, उसको कुछ 1 करोड़ के आसपास पैसा चाहिए था, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, उसको एक दिन में मिल गया पैसा। हाँ, बट उसको सपोर्ट मिला, क्राउड फंडिंग उस एक दिन में मिल गया। तो फाइनेंशियली वेल ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड में उसको एडमिशन मिला है, तो हो सकता है प्रोबेबली उसको क्रिश्चियन करके एडमिशन मिला हो सकता है, या फिर दलित क्रिश्चियंस, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, मेरिट पे भी मिला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लोग जो है कह रहे हैं कि हम लोगों को वहाँ क्यों नहीं एंट्री है। तो उसके पीछे का क्रिश्चियंस का जो प्राइम मोटो है वो आपको सर्विसेज या फिर इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए हम लोगों को, वो उससे बियॉन्ड निकल गए। मतलब वो तो US में जाके सेटल हो जाता है, आगे लड़की से शादी कर लेता है। आई थिंक ये मतलब क्रिश्चियंस को आप कह रहे हैं कि बेसिकली उनका मोटो कन्वर्जन है। यस। और बाकी तो उनका सब वेल ऑफ है। मुसलमान क्यों फिर मांग कर रहे हैं? मुसलमानों की मांग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मांग है। पहली मांग उनकी यह है कि उनका इस देश में 14.5% पॉपुलेशन है और 14.5% पॉपुलेशन का देश के जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स है उसमें 4.5% उनका प्रतिनिधित्व है। मतलब पार्लियामेंट में 14.5% लोगों का लगभग 4% या 5% नुमाइंदगी है। तो उसको बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए वो लॉजिक देते हैं जो उनका आर्गुमेंट है कि वो उनका है कि यहाँ जो सीटें हैं दलितों की, उन दलितों की सीटों पे हम क्लिंच कर सकते हैं। तो ये जो रिजर्व सीटें हैं वहाँ से वो मुसलमानों को खड़ा करेंगे। तो अभी वो दलित को नहीं खड़ा करना चाहते, वो मुसलमान को खड़ा करना चाहते। मतलब मुस्लिम्स को दलित लीडरशिप एक्सेप्टेड नहीं है, उनको अपना आदमी चाहिए। वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सचर कमेटी कह रही है, यहाँ पे सचर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो डीलिमिटेशन हुआ है, जो लोकसभा सीटों का, विधानसभा सीटों का तय हुआ पैमाना, तो जो रिजर्व सीटें की गई हैं, जिन एरियाज को रिजर्व किया गया है, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बावजूद उसके शेड्यूल कास्ट की लिस्ट उस पर लगा के उसको घोषित कर दिया और मुसलमानों को चुनाव लड़ने से पहले ही रोक दिया कि वो चुनाव ही ना लड़ पाए। नहीं, आप मुझे दूसरा एक सवाल पूछिए
कि क्या ऐसी सीटें देश में नहीं है जहाँ हिंदू ज़्यादा है और वहाँ एससी की सीट रिजर्व हो गई है? अब मुसलमानों को क्यों मान रहे हैं? सपोज मान लीजिए कि नागपुर में मुसलमान बहुत कम है, नागपुर के पास एक रामटेक सीट है, नागपुर का ही नाम आने वाला था, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट फॉर्म पर मतलब प्रोमिनेंट लोग थे तो उन्होंने नागपुर का नाम नहीं आने दिया, रिजर्व सीट करके रामटेक का आया। तो रामटेक में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, लेकिन बहुत दूसरे जाति की जो हिंदूज हैं, अपर कास्ट हिंदूज हो या फिर शूद्र जाति के हिंदू जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत बड़े पैमाने पर, तो वो भी तो ये क्लेम कर सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई प्लेस है जहाँ पे कोई सीट रिजर्व है और वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उत्तर प्रदेश में आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए वो आपको लग रहा होगा कि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ सीट रिजर्व है। बट आप ये एक चीज़ इंपॉर्टेंटली भूल रहे हैं कि जहाँ शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा देश में, उसी जगह पे जो है शेड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व होती है। तो फैक्ट ये है कि पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा रहे इसलिए उसको किया गया है? नहीं, वैसे जरूरी नहीं है। देश में एससी का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा यदि उस जगह पे होगा तो उसको रिजर्व किया जाता है, रिजर्व किया तो उसमें मुस्लिम कितने हैं ये नहीं देखा जाता, या फिर उसमें हिंदू कितने हैं ये नहीं देखा जाता। ओवरऑल पॉपुलेशन में एससी का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है कि नहीं है उसको देखा जाता है। तो फिर से एक तरीके का फेक न्यूज़ है। हो सकता है इनका वहाँ पे जो है इनकी संख्या वहाँ पे होगी, वो संख्या आउटकम इलेक्शन का आउटकम डिसाइड करने में रोल प्ले कर रही होगी, लेकिन दैट इज नॉट द सोल फैक्टर। और वो जब शेड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व की गई तो उस चीज के लिए इनका पॉपुलेशन कितना ये कंसीडर भी नहीं किया गया। ये लोग तो अपने तरफ से कोई रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हमारे पॉपुलेशन है वहाँ पे और हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारी सीट होनी चाहिए। और तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड रिजर्वेशन ही नहीं है, आपको सीट कैसे मिलेगी? तो इनका कहना यह है कि वहाँ पे यदि हमें सीट मिलती या फिर दलित मुस्लिम्स यदि वहाँ शेड्यूल कास्ट लिस्ट में होते तो हम लोग उसी सीट जाते तो जो फिलहाल जीतना चाहते हैं। तो बेसिकली ये विधायक और सांसद बनने की लड़ाई है। नॉट ओनली दैट, ये दिस इज द वन थिंग, उसका बहुत लार्जर एजेंडा है। अच्छा, लार्जर एजेंडा है, बट लार्जर एजेंडा है जिस पर हम लोग आज बातचीत नहीं करेंगे। ये एक मतलब आम समझ बनाने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि क्योंकि रिजर्वेशन जहाँ तक मसला है, आपको नौकरियों में, शिक्षा में रिजर्वेशन ओबीसी में मिला हुआ है। जो मुस्लिम जातियाँ या क्रिश्चियन जातियाँ ओबीसी में नहीं है, उनको ईडब्ल्यूएस में भी वो क्लेम कर सकते हैं। मुस्लिम तो सारे ईडब्ल्यूएस में है। जो दलित मुसलमान नहीं कह रहे अपने आप को, सपोज मान लीजिए कि कोई बंदा अपने आप को दलित मुसलमान नहीं कह रहा है, जो ओबीसी में नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस में है और वहाँ पे जो है 10% आप रिजर्वेशन वो ले रहा है। अब मुझे बताइए क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके देखिए कि एक थोड़ा सा मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देश में मुस्लिम्स की जितनी बहुत सारे संगठन जो हैं वो यूएपीए में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, बहुत ज़्यादा संगठन। यदि इनकी संख्या पार्लियामेंट में ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग नाम हटा देंगे उसमें से, वो संगठनों का। तो ये भी एक कंसर्न है उसमें। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारे जजमेंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी पिछली बार 3 तलाक के ऊपर एक जजमेंट आया। अब वो जजमेंट को आप रिवर्स नहीं कर सकते अनलेस यू हैव ए नंबर इन द पार्लियामेंट। तो उस चीज़ को वो किसी तरह से टैकल करना चाहते हैं, ताकि यदि इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मेशन में ही वो किसी तरह का रोल प्ले करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जब रोल प्ले हो जाएगा तो कुछ गारंटीज होगी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, तो वो गारंटीज को वो भुनाना चाहते हैं। अब दलितों की समस्या ये है कि इनके सांसद तो है लेकिन इनकी वॉइस नहीं है, बट मुस्लिम्स के सांसद भी जाएंगे तो उनकी वॉइस होगी, और दैट विल बी ए रिलीजियस वॉइस, क्योंकि रिलीजन से वो जुड़े हुए हैं। उनका रिलीजन जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो उनका मानना उसकी वजह से। बाकी आप देखें कि SC/ST के जो रिजर्व सीटों से भी सांसद आते हैं वो दे आर गुड फॉर नथिंग, वो तो कुछ काम तो हमारा करते नहीं है, और मतलब अपनी पार्टी के ही वो ईमानदार होते हैं। हमारे खिलाफ जब कानून बनता है तो वोटिंग कर रहे होते हैं वो तो वहाँ पे बैठ के, तो उस तरह से तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये डिबेट दरअसल बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है कि हम इसको एक वीडियो में इसको समाप्त कर सकें। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि किसी दिन हम फिर बैठेंगे इस विषय पे, और मैं खुद भी एक डिटेल एनालिसिस वीडियो जल्द इस पर लेके आने वाला हूँ, ताकि इस पूरे मसले को समझने में आसानी हो सके कि दरअसल ये मसला है क्या।
शेड्यूल कास्ट सिर्फ दलितों को जो हिंदू फोल्ड के अंदर आने वाली दलित जातियां हैं उन्हीं तक सीमित होनी चाहिए, या फिर जो क्रिश्चियन मुस्लिम्स हैं या दलित मुस्लिम्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए? ये डिबेट बहुत बड़ी है। आपने समय दिया, मैं चाहूँगा कि आपका शुक्रिया अदा करूँ और आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लूँ कि इस डिबेट को जब हमारे दर्शक देखें तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ दलित और मुस्लिम्स इस लिस्ट में कभी थे ही नहीं। 1936 में भी नहीं थे और 50 में भी नहीं थे और 56 और 76 और कभी भी नहीं थे। सेकेंडली ये हो भी नहीं सकते। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके धर्म किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने का ये कभी वादा भी नहीं करते, मतलब कभी असर्शन भी नहीं किया इन्होंने, या अपने धर्म के खिलाफ कभी इन्होंने रिबेल नहीं किया है कि हमारे खिलाफ आप अनटचेबिलिटी क्यों करते फिर एक सवाल और पूछ लूँ, वैसे तो क्लोजिंग रिमार्क्स था लेकिन ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि असल में सोशल मीडिया पे ये चल रहा है और दिलीप मंडल साहब ने इसका जिक्र किया था कि जो दलित समाज हैं उनके साथ अनटचेबिलिटी करने के लिए, उनके साथ कास्टिज्म करने के लिए, उनके साथ भेदभाव करने के लिए उनके पास ठाकुर ब्राह्मण जैसी जातियां हैं जो उनके साथ शोषण करती हैं, जो अपने आप को अपर कास्ट कहती हैं। तो अगर दलित मुस्लिम्स के साथ में, दलित क्रिश्चियंस के साथ में अनटचेबिलिटी होती है, भेदभाव होता है, तो उनके ठाकुर ब्राह्मण कौन है, और अगर वो हैं तो वो उनके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? तो इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले दिनों मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट था और उसको हमारी बातचीत ऐसे ही हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो मस्जिद में जो ये होते हैं जो नमाज पढ़वाते हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, पर जो लीड करते हैं इमाम बोलते हैं, हमारे तरफ जितने भी इमाम हैं उसका चयन करते समय आजकल तो मतलब बहुत सारी ऐसे कम्युनिटीज़ के लोग आ रहे हैं जो इन्फ्लुएंशियल नहीं है। तो हमारे सोसाइटी का जो सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी है वो भी उसके इमाम के कहने पर ही नमाज पढ़ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स दे हैव अपॉर्चुनिटी टू गो अप टू द हाईएस्ट लेवल इन द रिलीजन। दलित में ये नहीं है। तो ये लोग यदि सपोज पिछले 300 सालों से अपने धर्म के जो ब्राह्मण और ठाकुरों के खिलाफ किसी तरह का आंदोलन नहीं कर पाए हैं, कोई संगठन भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस देश में पसमानदा नाम की कोई संगठन होगी, सपोज दलित मुस्लिम नाम की कोई संगठन नहीं है जिसने कोई आंदोलन किया हो, कोई आंदोलन किया। और पहले क्या होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया तो कहा कि हिंदुज़म को पानी नहीं पीने देते, तो वहाँ जाके महाड़ में संघर्ष किया। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ हमें मंदिर में नहीं आने देते, तो कलाराम मंदिर में गए। और जगह जगह मैं आपको कह रहा हूँ, केरला में जगह जगह, वहाँ तो पेरियार गए थे। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन्होंने इस मंदिर में एंट्री नहीं है करके या चर्च में एंट्री नहीं है करके, बल्कि तो इन्होंने अपने चर्च बना दिए। इतने इन्फ्लुएंशियल है ये लोग, इतने इन्फ्लुएंशियल है कि अपने चर्च बना देते हैं। अब केरला में जाएंगे तो केरला में हर किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर एक चर्च है। तो वो सभी के सभी तो है, सब कुछ ऑब्वियसली बहुत मतलब कई पक्ष इस डिबेट के हो सकते हैं और कई अलग अलग व्याख्याएं चीज़ों की हो सकती हैं। हमने कोशिश की है कि आपको एक समझ बनाने में आसानी हो सके, इसलिए वकील साहब से हमने जाना कि क्या शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में दलित मुसलमानों को या ईसाई मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। हमने संविधान सभा में हुई बहसों का भी जिक्र किया, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के और जो तमाम संविधान सभा के सदस्य थे उनके क्या ऑब्जर्वेशंस थे, क्या कमेंट्स थे, उसका भी हमने जिक्र किया। यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि अगर नौकरियों में आरक्षण की बात है, अगर शिक्षा में आरक्षण की बात है, तो वो मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को ऑलरेडी ओबीसी में 27% आरक्षण मिला हुआ है। आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी जा सकते हैं। आपकी मांग होनी चाहिए कि अगर हमको नौकरी नहीं मिली है, शिक्षा नहीं मिली है, तो हमारा ये आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, ओबीसी आरक्षण की जो लिमिट है उसको बढ़ाइए, आबादी के हिसाब से बढ़ाइए। हम उसका स्वागत करेंगे, हम उस आंदोलन में आपका समर्थन करेंगे। आप अगर ये कहेंगे कि हमारे साथ अनटचेबिलिटी होती है और अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए हमें कोई स्पेशल कानून चाहिए ताकि हमारे साथ भेदभाव ना हो, तब भी हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में हमें शामिल कर दो क्योंकि हमको आपको जो मिलने वाला आरक्षण है उस पर नज़र रखनी है, आपके हक की ही चीज़ हमको खानी है, तो वो भला हम
कैसे होने देंगे? ये जरूरी सवाल उठ खड़ा होता है। दलित बहुजन समाज इस पर क्या सोचता है उसको भी समझना जरूरी है। आपसे अपील है कि वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जो चीजें आई हैं उसके बारे में आप कमेंट करें, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। वकील साहब से कोई सवाल पूछना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, हम उन तक वो सवाल जरूर पहुंचाएंगे। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है, इसलिए इस विषय पर ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को भी अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो ये डिबेट है इस पर एक साझा ओपिनियन बन सके, लोग समझ सकें कि आखिर ये बहस क्यों हो रही है। आपसे ये भी अपील है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आप ही हमारी ताकत हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें मदद भी कर सकते हैं, डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं। आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिव्यूज कहा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।